नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है आप सभी के लिए। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2025 में देने जा रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि लॉन्ग आंसर यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और साइंस के ये क्वेश्चन जो कि आपके बायोलॉजी सेक्शन से हैं, तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें की स्थिति से उबर आइए। और इसमें जितने मैं क्वेश्चन बताता हूं उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक कॉपी और पेन उठा लीजिए, उनको नोट करके अपने आप रखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। और मैं इसको समझाऊंगा भी, और साथ साथ मेरे इसको नोट करते रहिए। और निश्चित ही आपको बता रहा हूं, इसी वीडियो से आपके कम से कम 10 नंबर यानी कि मिनिमम 2 लॉन्ग आंसर यहां से मैच करेंगे। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से मैं आपको 10 क्वेश्चन टोटल यहां पे डिस्कस करूंगा। और आपको एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए वो अलग बात है। तो मैंने कम से कम 10 और अधिकतम 15 नंबर मैंने कहा है कि इस वीडियो से निश्चित है आएंगे ही आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आप बिल्कुल अपने आप को तसल्ली देकर के बैठिए और मेरे साथ कॉपी पेन के साथ में रेडी हो जाइए। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। बिल्कुल बच्चों, ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे बच्चे, क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के इस तरह से सेक्शन वाइज भी पूछे जा सकते हैं, ए और बी करके, जैसा आप देख रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, वृक्काणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान देना, यहाँ पे किडनी अलग होता है ना। तो किडनी जिसको वृक्क बोलते हैं, तो वृक्क नहीं यहाँ पूछ रहा है, वृक्काणु पूछ रहा है, यानी कि वृक्क के अंदर की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहा है। जैसे आप अगर देखे होंगे तो इस तरह से आपने वृक्क को देखा होगा, बनते हुए इस तरह से रहता है और यहाँ से इस तरह से ये बना रहता है। तो ये जो सिस्टम है आपने देखा होगा कि ये इस सिस्टम से इसके अंदर वाला ये जो पार्ट रहता है इसके अंदर का, इस अंदर वाले पोर्शन की ये बात कर रहा है कि वो किस तरह से रहता है, राइट। उसको हम लोग वृक्काणु कहते हैं। इसी के अंदर जो है आपका फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि इसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि जो वृक्क के अंदर की जो आंतरिक संरचना होती है उसको हम लोग वृक्काणु या फिर इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। बच्चों, उसी का चित्र आपको बनाना है और नामांकित चित्र बनाना है, अर्थात उसके इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनके नाम को भी आपको बताना है। तो देखिए फिगर जो है आपका इस तरह से बना हुआ है। आप इस पिक्चर को आप पॉज करके अपने आप से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर में ऐसे दे देगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इस तरह से आपने यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे वृक्क धमनी की शाखा लिखा हुआ है। ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका वृक्क धमनी की शाखा है। जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से ब्लड जो है इसमें जा रहा है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप देख रहे हो, इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, राइट, जिसको इंग्लिश में ग्लामेरुलस बोलते हैं। और ये जो पार्ट ये गोल वाला है इसको हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट, और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये हमने आपको बताया कोशिका गुच्छ कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये वाली जो वृक्काणु का नलिकाकार भाग, ये जो पाइप वाला डिजाइन है आप देख रहे होंगे गोल गोल इस तरह से, ये वाला जो पार्ट है जहां एरो मैंने अभी बनाया ये है आपका। और ये वाला जो पार्ट है वृक्क धमनी, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा। आपने देखा होगा एक धमनी होती है, धमनी, और एक शिरा होता है, शिरा, राइट। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि धमनी, धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त जाता है। और शिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त यानी कि जो रक्त में निकली हुई यानी कि जिसमें बहुत सारी घुली हुई चीजें रहती हैं वो। तो 2 प्रकार की चीज शिराएं होती हैं। एक प्रकार से नस आप समझिए, जो हमारे अंदर नर्व्स होती हैं 2 प्रकार की, एक जिसमें शुद्ध ब्लड जाता है और दूसरा जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है। तो ये यहाँ पे वृक्क शिरा की शाखा है और वृक्क धमनी यहाँ पे इस तरह से है, आप देख रहे होंगे। इनके नाम को इस तरह से आपको क्या करना है, इसको पिक्चराइज करना है, राइट। थोड़ा सा पिक्चर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, एरो के माध्यम से देखिए इस तरह से यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से इसमें से होने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा। और फिर ये जो है पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ से इसमें भी इस तरह से जाएगा। कहाँ पे, वृक्काणु की जो नलिकाकार भाग है इसमें से होते हुए इस तरह से आप देख रहे होंगे ये मूव करता हुआ जाता है।
मूव करता हुआ इसका एरो का पार्ट देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ इधर से गया, फिर उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ आया, इस तरह से ऐसे ऊपर आता है। मतलब इसमें ये पूरी तरह से इस तरह से घूमता रहता है और घूम करके फिर ये आपका यहाँ पर भी देखिए इस तरह से जा रहा है, यानी दो तरह से चलता है। एक तो वृक्क धमनी में चल रहा है, यानी कि ये ब्लैक वाली जो आपको नजर आ रही है, और दूसरा जो है आपका ये वाला सिस्टम दिख रहा है। तो एक तरफ से गंदा जो मतलब एक तरफ से ब्लड आता है, इसमें फिल्टर होता है और उसमें से छन करके दूसरी चीजें जो है दूसरी वाली पाइप में जाती है, नस में जाती हैं, और वो फिर उसमें से ये आपका बाहर निकल जाता है, या संग्राहक वाहिनी बोलते हैं। इसके थ्रू, इस वाली लाइन के थ्रू इस वाले से आकर के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, राइट। और जो ये आप वृक्क धमनी देख रहे हैं ब्लैक वाली, इसमें से आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होकर के उधर चला जाता है। तो इस चित्र को आप जो है बना लीजिएगा बच्चे। अब बात करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है, दोनों मिला के 5 नंबर का बनता है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण, परिसंचरण को इंग्लिश में पंपिंग कहते हैं। तो दोहरे परिसंचरण, दोहरा का मतलब होता है 2 बार जो है सर्कुलेशन होना, पंपिंग होना, की व्याख्या कीजिए। परिसंचरण मतलब जाना या पंप होना। देखिए होता क्या है, आंसर क्या लिखेंगे इसका, मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है, इसे ही द्विपरिवहन कहते हैं, राइट। यानी कि 2 बार गुजरना, जैसे ब्लड होता है वो उसका सर्कल 2 तरह से होता है, दो बार वो ब्लड जो है हार्ट में प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इसका दोहरा परिसंचरण, राइट। अब यह 2 तरह का होता है, पहला तो सिस्टमिक परिवहन और दूसरा पल्मोनरी परिवहन। अब सिस्टमिक परिवहन क्या होता है इसको देखिए, यह बाएं अलिंद से बाएं नीलय में ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध, ऑक्सीजनित को ही हम लोग शुद्ध रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड कहते हैं, पहुंचाना होता है इसका काम, जहां से यह शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। डीऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त जो होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से शिरा के द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाल दिया जाता है, और अंत में यह रुधिर दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से बच्चों ये बाएं नीले में चला जाता है। अब दूसरा जो परिवहन है जिसे हम लोग पल्मोनरी परिवहन कहते हैं, इसमें होता क्या है कि अशुद्ध रुधिर जो होता है, जो दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है, वो शुद्ध रुधिर फिर से मानव हृदय के बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीलन से महाधमनी, और फिर सिस्टमिक परिवहन के द्वारा शरीर में हमारे पहुंच जाता है। अब देखिए द्विपरिवहन की जरूरत क्यों होती है उसकी बात अगर करें तो द्विपरिवहन की आवश्यकता मानव हृदय का जो दायां हिस्सा होता है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रुधिर को मिलने नहीं देते हैं, राइट। मानव हृदय का जो दायां हिस्सा होता है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देता है। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर को अलग अलग रहने से शरीर में ऑक्सीजन बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचती है, यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड है और एक में ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और भी चीजें घुली हुई होती हैं, वो उसको अशुद्ध बोलते हैं। जिसमें बाकी चीजें फिल्टर होकर के जिसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहती है, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, राइट। या यूं कह लो कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। मानव के लिए यह बहुत लाभप्रद है क्योंकि यह शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए निरंतर ऊर्जा देती रहती है, राइट। इसलिए हमको द्विपरिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रहा इसका आपका पूरा पहला आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सुपर क्वेश्चन है, समजात और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों, और कई बार तो पूछता है कि समजात अंग क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 2 तो 5 नंबर के फिक्स ही हैं, और साथ ही साथ में आपको एक 3 नंबर और एक जो है 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे ही आएंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं। समजात अंग आपके सामने देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है कि पौधे और प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना यानी कि जो बनावटी संरचना है एक समान होती है, पर उनके काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। मतलब चाहे पौधे हो चाहे कोई भी प्राणी हो, उनके वो अंग जो आधारभूत संरचना यानी कि देखने में जो जन्म से उनकी संरचनाएं एक जैसी हो, बनावट एक जैसी हो, लेकिन उनके काम अलग अलग हों, उन्हें हम लोग समजात अंग कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर पक्षियों के पंख, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि पक्षियों के पंख
जो है किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा समजात अंग के उदाहरण है। मनुष्य की भुजाएं, कुत्ते की अगली टांगे, ये सभी अंग रचना के आधार पर एक समान है। ध्यान देना, पक्षियों के पंख, मनुष्य की भुजाएं, कुत्ते की अगली टांगे, ये सभी संरचना के आधार पर एक समान, लेकिन इन जीवों में जो इनका काम है वो अलग अलग है। ध्यान देना, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के काम में, मनुष्य की भुजाएं जो होती हैं वो किसी काम को करने में, कुत्ते की अगली टांगे फिर देखिए वो आप देखते हैं अलग डिफरेंट काम में लेता है, लेकिन ये सभी अंग रचना के आधार पर एक जैसे ही है। इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? समजात अंग के उदाहरण कहते हैं। अब समरूप अंग कौन से होते हैं? जीवों के वे अंग जो देखने में एक जैसे हों पर उनकी रचना और काम जो होते हैं वो अलग अलग हों, उन्हें हम लोग समरूप अंग कहते हैं। ध्यान देना, जो देखने में एक जैसे, राइट, और जबकि समजात क्या थे कि आधारभूत संरचना बनावट के हिसाब से और ये देखने के हिसाब से एक जैसे हो, लेकिन रचना और कार्य जो है अलग अलग हो। ठीक है, उन्हें हम लोग समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीटों के पंख हो गए, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, इन सभी के पंख जो हैं क्या हो जाते हैं? देखने में एक जैसे होते हैं, यानी कि सभी पंख पंखी लगे रहते हैं, लेकिन काम जो है इनके अलग अलग होते हैं। इन सभी जीवों में पंख देखने में एक समान दिखाई देते हैं, परंतु उनकी रचना और कार्य अलग अलग होते हैं। यानी कि पक्षियों के पंख अलग बनावट में, कीटों के पंख अलग बनावट में, चमगादड़ के पंख अलग बनावट में होते हैं, और वो काम भी अलग हिसाब से करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अभी जो दोहरा परिसंचरण देखा आपने, तो ये देखिए आधा क्वेश्चन ये रहा, मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण को समझाना है, और पहली बात तो क्वेश्चन में मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र आपके सामने इस तरह से बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप स्पष्ट फिगर को एक साथ एक बार में देख पाएं। राइट, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए। देखिए, दो प्रकार की नसें होती हैं, नस आप जो समझ रहे हो आप बॉडी में, एक को हम लोग धमनी बोलते हैं, एक को सिरा कहते हैं। ध्यान देना, एक है धमनी और दूसरा है सिरा। दूसरा क्या कहलाएगा? सिरा। अब सिरा और धमनी दो प्रकार की नसें होती हैं, इसी में महाधमनी, महासिरा इस तरह से बोला जाता है। तो आप कुल मिलाकर के बस इन दोनों को ध्यान देना। कभी कभी पूछ भी सकता है आपसे कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है, तो ये दोनों नसें होती हैं, लेकिन एक में शुद्ध रक्त बहता है और एक में अशुद्ध रक्त चलता है, बहता है। राइट, तो होता क्या है, अब पूछा जाएगा इनमें अंतर, तो किसमें शुद्ध बहता है, किसमें अशुद्ध बहता है? तो जो आपका जो सिरा होता है, सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त चलता है और धमनी में आपका शुद्ध रक्त चलता है, राइट, बहता है। तो अब अब बात करते हैं अशुद्ध। अशुद्ध क्या होता है ये भी बता दें कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी वो शुद्ध रक्त कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम अर्थात और भी चीजें उसमें घुली मिली रहती हैं उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब क्या काम होगा, देखिए ये आपके पास ये जो ह्यूमन हार्ट है उसका एक, उसके काट का एक चित्र है। काट मतलब उसको इस तरह से अगर काटने मतलब ऐसे साइड व्यू से जो देखने पे दिखता है वो इस तरह से है, अंदर का इंटरनल पार्ट। अब देखिए तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एरो, यहाँ पे जो आपको रेड कलर से मैं एरो बना रहा हूं, इसको बोलते हैं महाशिरा। ध्यान देना, महाशिरा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ भी महाशिरा है, ये निचले भाग का, शरीर के निचले भाग का ये भी महाशिरा है। यहाँ से भी आपका ब्लड जा रहा है और ऊपर से भी ब्लड आ रहा है। तो महाशिरा से इधर से भी ब्लड आया। ध्यान देना, ये एरो को देखते रहना, जो मैं एरो बना रहा हूं फिलहाल एरो इसमें भी बनी हुई है। और ये जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों से ये जो शिराएं हैं, ये शिराएं क्या करती हैं, आपको ब्लड को अंदर लेती हैं। जिस पार्ट में ब्लड को ये अंदर ले रही है, जो पहला मैं सर्कल बना रहा हूं, इस सर्कल को या इस एरिया को या इस हिस्से को कहते हैं बच्चों दायां अलिंद। क्या कहा जाता है? दायां अलिंद। अब इस दाएं अलिंद से जो ब्लड होता है, ये एरो देखना, ये वाली एरो, इस एरो के माध्यम से आप देख पा रहे होगे एक अलग हिस्से में चला जाता है, एक अलग चैम्बर होता है। इस वाले चैम्बर को, जो दूसरा सर्कल आप देख रहे हो बच्चों, इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या कहते हैं? दायां निलय, नाम याद रखना। अब यहां से फिर ये एरो आप देखो इस तरह से ऊपर गई, आप देखिए इसको,
ये एरो ऊपर जा रही है, मतलब ये ब्लड का फ्लो है। ध्यान देना, ब्लड कहाँ से आया, ये जो आ रहा है सिराओं से आ रहा है। यहाँ दो जगहों से मैंने यहाँ पे आपको बताया एंट्रेंस इस तरह से एंट्री करता है। जो बॉडी के अलग अलग हिस्से हैं वो उन हिस्सों से ये सिराएं जो हैं कनेक्टेड रहते हैं किससे, दाएं अलिंद से, और दाएं अलिंद में ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त जो है इकट्ठा होता है। फिर वो अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, वो अशुद्ध रक्त आगे बढ़ता है तो दाएं नीले में पहुंचता है। यहाँ से पंपिंग होती है इसकी, इस तरह से एरो आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये पंपिंग होकर के आगे की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे आगे की तरफ जब ये बढ़ जाता है तो आप देखेंगे यहाँ से इस तरह से इधर भी निकलता है थोड़ा, और इधर जो है इसका कनेक्शन किससे होता है, फेफड़े से होता है। किससे होता है, फेफड़े से होता है। अब ये फेफड़े में जाता है और फेफड़े से वहां से फिल्टर होकर के फिर ये अंदर एंटर करता है इसमें। फेफड़े से इधर यहाँ फेफड़ा रहेगा और फेफड़े से कनेक्ट होकर के ये फिर वहां से होकर के शुद्ध होकर के कहाँ आ जाता है, हमारा अंदर। यहाँ पर एक ये जो सेक्शन है आपको अगला सर्कल दिख रहा होगा, इस सेक्शन को बोलते हैं बायां अलिंद। राइट, कहाँ पे आ जाएगा, फेफड़े से बाएं अलिंद में आ जाएगा। और फिर ये एरो जो आपने देखा यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ करके ये इस वाले सेक्शन में यहाँ से आ जाता है इस जगह पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी एक पंपिंग सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से ये जब इस तरह से आता है और इस वाले सेक्शन को बोला जाता है बच्चों, इसका नाम है बायां निलय। और इस वाले सेक्शन से ये पंपिंग करके यहाँ पर भेज देता है कहाँ पे, महाधमनी में। और महाधमनी जो है क्या कर देती है, महाधमनी से वो जो शुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त शरीर के सभी हिस्सों में चला जाता है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको इस पिक्चर में सारा प्रोसेस बता दिया। इसी चीज को आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हो। अच्छा, 2 बार हार्ट में क्यों प्रवेश करा, देख लो। एक बार तो ब्लड यहाँ पे आया एक टाइम, उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकला और फिर दोबारा एंटर करता है दूसरी टाइम यहाँ पर। तो ध्यान देना कि 2 बार जो है ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर आया। राइट, जहां मैंने नंबरिंग करी हुई, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। राइट, और आप यहाँ पे देख रहे होगे एक लाइन इस तरह से ये वाली रेड कलर से ये जो बनी हुई है, ये जो है इन चैम्बर्स को डिवाइड करती है। यानी कि एक साइड में ये जो पीला कलर दिख रहा है, पीला कलर से पीला कलर वाला, ये आपका शुद्ध रक्त वाला है और इधर जो है अशुद्ध रक्त वाला है। इसको बीच में ये लाइन क्या कर देती है, डिवाइड कर रही है। जो रेड कलर से डार्क बना हुआ है, ये इन चैम्बर्स को अलग करके अलग रखती है कि एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो है एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात एक तरफ अशुद्ध रक्त है, एक तरफ दूसरी तरफ शुद्ध रक्त है। इनको बीच में डिवाइड करके रखती है। आई होप कि आपको इसका पूरा फंक्शन और सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ब्लड किस तरह से जाता है और पंपिंग के थ्रू जो है किस तरह से आगे बढ़ता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसके आंसर को कि दोहरा परिसंचरण की बात करते हैं। आपने ऊपर में ही पढ़ा था, रुधिर में रुधिर हृदय में एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार परिसंचरित होता है। ध्यान देना, 2 बार परिसंचरित यानी पंपिंग होता है। तो कहाँ कहाँ पंपिंग होता है, मैंने क्या कहा, 2 बार इंटर भी करता है और जब इंटर करेगा तो पंप भी करेगा। तो आपने देखा एक बार की पंपिंग यहाँ पर हो रही है और दूसरी बार की पंपिंग यहाँ पर हो रही है। राइट, यहाँ पर एक बार पंप करके आगे गया, फिर यहाँ पर पंप कर करके इस वाले में गया। तो यही चीज है। तो 2 बार परिसंचरित होता है। और रुधिर के 2 प्रमुख परिसंचरण कौन कौन से, एक तो फुफ्फुस परिसंचरण और दूसरा शरीर परिसंचरण। राइट, तो अब इनकी बात करते हैं। अगर कि अशुद्ध रुधिर जो शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है, दाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है और वहां से यह फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित हो जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अलिंद में भेजा जाता है, यहाँ यह बाएं निलय में जाता है और फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। इस प्रकार रुधिर हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि, पहला क्वेश्चन है, लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावित होते हैं। लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी, यहाँ इसको सही कर लेना, प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। दूसरा, विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो पहले का आंसर देखिए, ए वाले का आंसर लिखेंगे, मेंडल के प्रयोग विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का स्वपरागण द्वारा जनन के पश्चात प्रथम संतति पीढ़ी में
केवल एक ही लक्षण परिलक्षित हुआ और दूसरा लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। राइट, इसने मेंडल ने क्या किया कि प्रयोगों द्वारा जो विपर्षी लक्षण वाले पौधे हैं उनका स्वपरागण कराया। राइट, स्वपरागण कराने पर जो जनन के पश्चात पर पहली संतति, जो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पत्ति हुई, उसमें केवल एक ही लक्षण परिलक्षित हुआ। राइट, दूसरा लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ, यानी दूसरा लक्षण नहीं नजर आया। यह प्रदर्शित करता है कि लक्षण जो है वो प्रभावी व अप्रभावी होते हैं। इससे ये पता चला कि भाई लक्षण जो है वो प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। राइट, तो अब अगले की बात अगर करते हैं बी वाले आंसर की, विभिन्न लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखेंगे, मेंडल ने दो विकल्पी जोड़ों गोल बीज वाले लंबे पौधों तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों का संकरण कराया, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो F1 यानी कि पहली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे व गोल बीज वाले थे। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। लंबाई तथा गोल बीज, राइट, सभी पौधे कैसे, लंबे और गोल बीज वाले थे। इसने क्या किया, दो विकल्पी जोड़े, एक गोल बीज वाले लंबे पौधों तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, यानी कि संकरण करवाया। तो क्या हुआ, पहली पीढ़ी में पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले थे, अर्थात लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। और पहली पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर 4 प्रकार के पौधे पाए। जब इनका स्वपरागण कराया गया तो उसमें से 4 प्रकार के पौधे मिले। कौन से, गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले बौने पौधे, झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। चूंकि 2 तरीके के पौधे थे, एक गोल बीज वाले और एक झुर्रीदार, तो झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे, बौने पौधे। राइट, जैसे एक तो गोल बीज वाले और दूसरा अगर मैं झुर्रीदार बीज वाले की बात करता हूं, और एक हो गया कि लॉन्ग हो गया, राइट, और एक हो गया आपका शॉर्ट यानी कि बौना पौधा। तो जाहिर सी बात है जो आपका गोल बीज वाला है उसमें गोल बीज वाला लॉन्ग पौधा मिला और गोल बीज वाला शॉर्ट भी मिला। इसी तरह से झुर्रीदार वाला भी लॉन्ग मिलेगा और झुर्रीदार वाला शॉर्ट भी मिलेगा। तो आप इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, इनमें पौधों के अनुपात की अगर बात करें तो गोल बीज वाले लंबे पौधे कितने, 9 के अनुपात में, गोल बीज वाले बौने पौधे 3 के अनुपात में, झुर्रीदार वाले लंबे पौधे 3 के अनुपात में और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे 1 के अनुपात में थे। ये इनका रेशियो था। अब अगर दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी की संतति जो है वो झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले बौने पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा कि नई संतति जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें जो है झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले बौने पौधे, ये जो है एक नए संयोजन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ पर एक किस्म का था क्या कि गोल बीज वाले लंबे पौधे था और दूसरा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। ये और ये तो पहले थे ही, लेकिन यहाँ पर ये 2 अलग अलग डिफरेंट जो है नई जनरेशन आपकी जनरेट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न विकल्प जो होते हैं, विभिन्न लक्षण जो हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं या करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों, कि सिद्ध करें कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। राइट, और दूसरा क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग हैं और कैसे हैं। तो इस तरह से हमको करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम होता है। ध्यान देना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है और आता ही आता है बच्चों, इसलिए ध्यान देना। एक जोड़ा क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम। ध्यान देना, नर में जो होता है X और Y दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। उसके स्थान पर एक और X क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में 2 X क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइट, युग्मकों यानी जाइगोट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि निर्माण के समय X और Y अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिससे युग्मनज यानी जाइगोट में
XY दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वह नर बन जाता है, और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम XX पहुंच जाते हैं वह मादा बन जाता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मनुष्य में जो होता है कितने गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब होता है 46, राइट। जिसमें से एक जोड़ी जो होते हैं, एक जोड़ी, यही एक जोड़ी वो क्या होते हैं? लिंग क्रोमोसोम होते हैं। और जो बाकी बचे 22 जोड़ी होते हैं वो आपके गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। यानी कि जो हमारे अंदर की जो हैबिट्स होती हैं या गुण होते हैं और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बॉडी के अंदर की, वो सारी चीजें 22 जोड़ियों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और बाकी एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो हमारा लिंग डिसाइड करता है, अर्थात उसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है जान सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हमने लिखा। अब बात करते हैं जो इसका बी वाला है, इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए, तितली और चमगादड़ दोनों जीवों के पंख उड़ने का काम करते हैं, पर इन्हें समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके पंखों की मूल रचना, राइट, जो उत्पत्ति के मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती, चाहे इनके कार्य एक समान होते हैं, ये इनके समरूप अंग है, राइट। तो क्योंकि समरूप अंग ऊपर में आपने पढ़ा था, समरूप अंग क्या होते हैं? जो देखने में एक जैसे नजर आए, राइट। यहाँ पर देखिए, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, ऊपर उस आपने उदाहरण में भी देखा था, तो दोनों के पंख देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके काम और जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए ये आपके समरूप अंग कहलाएंगे, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे फिलहाल इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। अब चलिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ध्यान देना, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर में भी बन सकता है यहाँ से। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में पचाता है। स्टार्च मतलब वही ग्लूकोज को माल्टोज में पचाता है तथा इस प्रकार से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मनुष्य के स्टमक मतलब पेट में भोजन के प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक रस जो कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम रखता है, प्रोटीन को पचाता है। ध्यान देना, ट्रिप्सिन नामक, यहाँ लिखते हैं ना इसको, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम रखता है, राइट। तथा पैनक्रियाटिक लाइजेम स्टार्च को पचा देता है। तो ध्यान देना, जो ड्यूडेनम में, तो इस तरह से इसका आंसर हमने लिख लिया। यानी कि ड्यूडेनम में जो पैनक्रियाटिक रस होता है वो आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम रखता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और पैनक्रियाटिक लाइजेम जो होता है स्टार्च को पचाता है। तो इस तरह से इसका पाचन होता है। ये आंसर लिख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, यहाँ पे ये आपका बना भी हुआ है फिगर, और ये क्वेश्चन ऊपर भी था। यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कह देगा तो लिखना भी पड़ेगा। वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु गुर्दे की संरचनात्मक इकाई होती है। गुर्दा यानी कि वही आपका किडनी। इसमें एक नलिका होती है जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है, तथा एक कप की आकृति की संरचना से दूसरी ओर इस कप की आकृति की संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक बोमेन संपुट में कोशिकाओं के गुच्छे कप के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। कोशिका गुच्छ में रुधिर एफरेंट धमनी द्वारा प्रवेश करता है तथा एफरेंट धमनी द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप मोटा मोटा इस फिगर को बना लीजिएगा, और इसका जैसे कुछ नामों को जरूर आप रखिएगा, जैसे कोशिका गुच्छ, बोमेन संपुट, उसके बाद वृक्क धमनी, उसके बाद वृक्काणु का नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। इतने को तो आप जरूर रखिए, और 2 नाम अगर आप बचते हैं
वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा। ये आपके कुल मिला के 5-6 नाम हो गए, तो इनको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि जीन क्या है और आनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा और छोटा क्वेश्चन भी है। और दूसरा क्वेश्चन है डार्विन के विकास के सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो देखिए जीन जो होता है डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जीन क्या है, तो इतने का आंसर हो गया, डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब अगले वाले आनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है उसका, किसी भी जीव में वंशागत लक्षण जो होते हैं वो जीन के द्वारा ही संचरित होते हैं, ये इसकी खासियत हो गई, इसका रोल हो गया। अब बात करते हैं डार्विन के विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो डार्विनवाद, राइट, जो कि 1819 से 1882 तक थे, तो उन्होंने क्या विकास का सिद्धांत दिया। देखिए डार्विन ने कहा कि डार्विन के जैव विकास सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाता है, अर्थात जो नेचर से मैच करता है या नेचर के द्वारा मतलब रेगुलेट होता है। उन्हें प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जातियों का, राइट, उन्होंने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा यानी प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का विकास नामक पुस्तक, जातियों का विकास, ध्यान देना, जातियों का विकास नामक पुस्तक 1869 में यानी 1869 में लिखी। यह निम्न तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से तथ्यों पर आधारित है वो बुक, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, प्राकृतिक वर्ण, योग्यतम की उत्तरजीविता, वातावरण के प्रति अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति, राइट। डार्विन ने बताया कि सभी जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु जीवों की संख्या सीमित रहती है। इसका कारण है उनमें जीवन संघर्ष। यह संघर्ष वातावरणीय अथवा अंतरजातीय होता है। जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। योग्यतम लक्षणों वाले जीव स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश चलाते हैं। योग्यता मतलब जिनमें ज्यादा योग्यता रहती है। प्रकृति योग्यतम जीवों का ही चयन करती है, राइट, अर्थात जो कमजोर पड़ेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नई जातियों की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इस बात का वर्णन नहीं कर पाता है कि किस प्रकार परिवर्तन उत्पन्न होते हैं तथा इसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होता है, जबकि विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत इस बात को जेनेटिक परिवर्तन आधार पर वर्णित करता है। तो इस तरह से इसकी जो है डार्विन ने जो बातें बताई, उनका जो विकासवाद का सिद्धांत है कि भैया नेचर उसी को लेती है जो कुल मिलाकर के नेचर में क्या होता है, एकदम स्वस्थ हो, योग्य हो, राइट, जो मजबूत हो एक प्रकार से, वही उसी को जो है प्रकृति अपने लिए जो है अपने साथ रखती है, अथवा और बाकी जो होते हैं वो प्रकृति में सस्टेन नहीं कर पाते, मर जाते हैं अर्थात। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। देखिए ये भी 2 सेक्शन में है। हीमोग्लोबिन हीनता के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हीमोग्लोबिन हीनता, राइट, हीनता मतलब कमी होता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजनित तथा डीऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध और डीऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध, रुधिर मतलब रक्त को पृथक करना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर पहले लिखेंगे, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर में लिखा गया है। मानव हृदय का चित्र बनाया था, उसके भागों को नामांकित कीजिए। ऊपर में हृदय का चित्र है, आपने ऊपर में आंसर लिख लिया होगा, वही सेम है। तो इसके का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर लिखिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से ऊतकों एवं कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी, राइट। तो यहाँ लिखिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से ऊतकों एवं कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी। ऑक्सीजन की कम आपूर्ति से सांस फूलना, थकान एवं जल्दी थकना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य को ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन आवश्यक है, जो ऑक्सीजनित रुधिर द्वारा ही संभव है। इसीलिए ऑक्सीजनित एवं डीऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना अर्थात दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है। अब ऊपर में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, पिक्चर में आपको स्पष्ट बताया भी हुआ है कि पूरे 4 चैम्बर होते हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, और 2 पार्ट जो होते हैं, एक साइड में, एक दाएं साइड एक बाएं साइड में। तो एक को ध्यान देना, पिक्चर में जो होता है उल्टा दिखता है, राइट, पिक्चर में उल्टा दिखता है। हमारा जो बाएं साइड में है वो दायां लिखा जाता है और दाएं साइड वाला बायां लिखा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। तो
उसमें आधे हिस्से में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरे आधे हिस्से में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हाँ, एक चीज पूछता है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो बच्चों आंसर बताइएगा, 4 चैम्बर। कौन सा? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, राइट। अलिंद और निलय, एक दायां एक बायां, राइट। इस तरह से 4 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर का, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, राइट। और दूसरा है, एकल जीव द्वारा जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो आपको इनका आंसर देना है। तो पहले का आंसर देखिए, लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परीक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं, राइट। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। पहली बात क्या, कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है यानी प्रजाति है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है। दूसरी क्या बात बताते हैं, दूसरी बात है कि ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं, जबकि एक वर्ग के जीवों का उसी विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोटेरिक्स, राइट। आर्कियोटेरिक्स जो होता है, जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप है, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीव होते हैं जिनको सरीसृप कहते हैं। तो अन्य लक्षण पक्षियों के, यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुए हैं, राइट। तो आर्कियोटेरिक्स जो होते हैं, इनके अंदर कुछ लक्षण किसके मिले हैं, सरीसृप के, तो कुछ लक्षण जो है पक्षियों के मिले हैं। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि जो पक्षी होते हैं सरीसृप से ही, यानी रेंगने वाले जो जीव हैं उन्हीं से पक्षियों का विकास हुआ है। तीसरी क्या बात है, जीवाश्म पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। अब दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि एक एकल जीव द्वारा जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बात करते हैं। एकल जीव के द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः आनुवांशिक नहीं होते, क्योंकि ऐसे लक्षण प्रायः अस्थायी तौर पर उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात क्या है कि उपार्जित लक्षण का प्रभाव कायिक ऊतकों पर पड़ता है, कायिक ऊतकों पर पड़ता है, परंतु अर्जित लक्षण अनुभव का प्रभाव जनन कोशिकाओं के डीएनए पर नहीं पड़ता, अतः ये लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। मनुष्य के शरीर में दोहरा प्रसंचरण की व्याख्या कीजिए। ये ऊपर में क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन भी बनाया गया है। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? तो मनुष्य के शरीर में दोहरा प्रसंचरण की इसकी व्याख्या करनी है तो आप फिर से वही है, आप इसको लिख सकते हैं। रुधिर हृदय में एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार परिसंचरित होता है। रुधिर के 2 प्रमुख परिसंचरण कौन कौन से, फुफ्फुस परिसंचरण और शरीर परिसंचरण। इसका आंसर ऊपर में था। अशुद्ध रुधिर जो शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है दाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है, यहाँ से यह फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित हो जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अलिंद में भेजा जाता है, यहाँ बाएं निलय में यहाँ से बाएं निलय में जाता है और फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार रुधिर हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर 2-3 बार हो चुका। अब अगला दूसरा वाला क्वेश्चन कि पोषण क्या है? पोषण वे सारी क्रियाएं जिनमें ऊर्जादायक और शरीर निर्माता भोजनाणुओं का अंतर्ग्रहण, पाचन, प्रचुरण एवं स्वांगीकरण, ध्यान देना, वे सारी क्रियाएं जिसमें ऊर्जादायक और शरीर निर्माता भोजनाणुओं का अंतर्ग्रहण, पाचन, प्रचुरण एवं स्वांगीकरण होता है, पोषण कहलाता है। ये बहुत शुद्ध रूप में लिखा गया है। पोषण 2 प्रकार का, एक स्वपोषण और एक परपोषण होता है। स्वपोषण क्या है? वह पोषण पद्धति जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित या बनाता है, ठीक है, उसे स्वपोषण। परपोषी क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे सुपर 10 क्वेश्चन थे उनको आपने देखा। आई होप कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया था, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी लाभदायक होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्यूचर अपडेट के लिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।